welcome back to the channel and welcome back to this session on John Milton. इसमें हम स्पेसिफिकली उनकी सोनेट ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेंगे एंड इनकी टाइमलाइन आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1608 से 1674 तक में रेंज होता है और इन्हीं के टाइमलाइन में इंग्लिश सिविल वॉर हो रहा था। चार्ल्स टू का इन्होंने रेस्टोरेशन भी देखा हुआ है, उनका जो एग्जीक्यूशन है चार्ल्स वन का वो भी इन्होंने देखा हुआ है। इंटरेग्नम जो प्यूरिटन एज है वो भी इन्होंने देखा हुआ है। इन्होंने थिएटर्स का क्लोजिंग देखा हुआ है। पोइट्री का थोड़ा सा जो वो है डिक्लाइन है वो थोड़ा सा देखा हुआ है और लिरिक का राइज देखा है। ओके, और प्रोज धीरे धीरे जब आ रहा था सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ के वो भी इन्होंने देखा है। तो थोड़ा सा भी मैंने बस बैकग्राउंड बताया है आपको। अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे भी कि सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड क्या क्या था। ठीक है, क्यों इस वजह से, बिकॉज पोएट्री इनकी जो है ना उसके लिए इनका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। इनका रिलीजन में क्या कैसा विश्वास था, किस तरह के रिलीजन में इनका विश्वास था, कैथोलिक चर्च में बिलीव करते थे कि नहीं करते थे, और किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे। ओके, ये सब चीज़ें पहले आप जानोगे फिर उसके बाद हम पोइट्री पे आएंगे, बिकॉज इसके बिना अगर कोई आपको बता रहा है कि इसके बिना समझ जाओगे देन दैट इज जस्ट हाफ हार्टेड लर्निंग। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले एरा के बारे में बात करते हैं। जैकोबियन एरा इसे कहा जाता है। ओके, तो ये बेसिकली जो रेन ऑफ किंग जेम्स वन का रेन था इस वाले एरा में। और स्पेंसर, बेसिकली स्पेंसर को अभी मरे हुए 10 साल हो चुके थे। और शेक्सपियर अभी जब शेक्सपियर की लेट राइटिंग्स हैं उस टाइम के अराउंड हमारे जो जॉन मिल्टन है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा समझ लो स्पेंसर के बाद में और शेक्सपियर के अराउंड द सेम टाइम एंडिंग स्टेज पे। तो इन इस तरह के लिटरेरी स्टॉलवर्ड्स के जब ये पास रहे हैं और इन्होंने इनके वर्क्स पढ़े हैं, बट इनके वर्क्स में जो जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं ना वो फिर भी इन दोनों से बहुत डिफरेंट होंगे। इस वजह से डिफरेंट होंगे बिकॉज स्पेंसर आपको पता होगा कि मोनार्की के सपोर्ट में रहते थे। अब देखो यहीं से थोड़ा सा समझना स्टार्ट करो, इसी से पता चल जाएगा कि मिल्टन किस तरह की के आइडियाज रखते थे। स्पेंसर मोनार्की को सपोर्ट करते थे। एलिजाबेथ जो क्वीन थी उनके रेन में उनके पेट्रनेज के अंडर उन्होंने फेरी क्वीन लिखा था, उन्हीं को सॉर्ट ऑफ फेरी क्वीन उन्होंने डेडिकेट किया था। और शेक्सपियर हमारे ये एकदम वैरायटी ऑफ ड्रामाज लिखते थे बेसिकली। तो मिल्टन और शेक्सपियर का लेना देना नहीं है। बट आप ये जानो कि मिल्टन जो थे वो बेसिकली उनके वर्क्स में फेथ और रिलीजन और चर्च का बहुत ज़्यादा मेंशन है। ओके, ये मोनार्की के अगेंस्ट रहे थे। ठीक है, जब जो बेसिकली जो चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हो रहा था पहले ये उतना अगेंस्ट नहीं थे। पहले ये सिर्फ इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें जो बिशप्स हैं, एक तरह के जो प्रीस्ट्स हैं, उनकी पावर कम की जाए, स्क्रिप्चर की पावर ज़्यादा की जाए। बेसिकली जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसमें बिशप्स एंड प्रीस्ट की पावर ज़्यादा हुआ करती थी। और बाद में जब प्रोटेस्टेंट वगैरह आए और रिफॉर्मेशन हुआ तो जो स्क्रिप्चर है, जो बाइबल है, उसकी अथॉरिटी को सुप्रीम माना गया। समझ में आया? तो मिल्टन भी यही कहते थे। प्यूरिटन, प्यूरिटन का मतलब क्या है? प्योरीफाई करना, क्रिश्चियनिटी को प्योरीफाई करना, रिलीजन को प्योरीफाई करना, चर्च को प्योरीफाई करना। तो थोड़ा सा मिल्टन प्यूरिटन आइडियोलॉजी पे ज़्यादा लिखते थे। और रिचर्ड क्रॉमवेल वगैरह जब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे और आपको आइडिया होगा पहले से कि चार्ल्स द वन जब गए थे, इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था। क्यों हुआ था इंग्लिश सिविल वॉर? इसी वजह से हुआ था क्योंकि पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट और इंग्लिश चर्च के बीच में भसड़ थी। ठीक है, तो इस वजह से सिविल वॉर हुआ, अनरेस्ट हुआ। फिर चार्ल्स द फर्स्ट को बेसिकली थ्रोन से हटा दिया गया था, उनका एग्जीक्यूशन कर दिया था, जो उस टाइम पे बहुत शॉकिंग बात थी। ठीक है, तो चार्ल्स वन जब एग्जीक्यूट हो गए और उस टाइम पे फिर प्यूरिटन सॉर्ट ऑफ रूल आया जिसे कॉमनवेल्थ एरा कहा जाता है। बेसिकली उस टाइम पे मोनार्की एग्जिस्टेंस में नहीं थी, छोटे से पीरियड के टाइम पे 1649 से लेके 1660 तक। 1649 में वॉर खत्म हुई थी। 1660 में चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हुआ था, थिएटर्स दोबारा से खुले थे। ओके, तो इस तरह के टाइम में जब मिल्टन लिखेंगे तो वो प्यूरिटन आइडियोलॉजी पे ज़्यादा लिखेंगे, उनकी फेथ बेसिकली गॉड से ज़्यादा कनेक्ट में रहेगी। ओके, तो बहुत कुछ मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अब जल्दी से थोड़ा सा स्लाइड्स देख लेते हैं फिर हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो जेकोबियन एरा था कि जेम्स वन का रेन था। स्पेंसर और शेक्सपियर के बारे में हमने बात कर ली। इंग्लिश रेनेसा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश रेनेसा कब स्टार्ट हुआ था? 1500s में। ओके, जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी उसके कुछ 30-40 साल पहले से स्टार्ट हो गया था। 1558 में वो आई थी। ठीक है, उनका एरा बेसिकली स्टार्ट हुआ था।
तो उसके कुछ साल पहले अर्ली स्टेज था, अर्ली रेनेसा उसे बोलेंगे। बट जब एलिजाबेथन एरा था तब हाइट पे था रेनेसा। ओके, उस टाइम एकदम एक्सप्लोरेशंस हो रही थी वर्ल्ड वाइड। उस टाइम आर्ट को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रचलित था रेनेसा उस टाइम पे। जो रीबर्थ होता है, ठीक है, आर्ट का भी रीबर्थ हो रहा था। तो और एंड में जो 1660 तक बेसिकली लेट रेनेसा वाला पीरियड काउंट किया जाता है। तो इस टाइम पे भी जैकोबियन एरा के टाइम पे भी, सॉरी, मिल्टन के टाइम पे भी रेनेसा एग्जिस्टेंस में था। कॉलोनियल एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है। इंडिया वगैरह में भी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी इंग्लैंड की तरफ से। ओके, तो अब हम लोग दूसरे वाली स्लाइड पे देखते हैं नाउ। उसके बाद चार्ल्स वन का रेन आता है, ठीक है। अब देखो ये सब वो है, क्या मतलब है कि किस तरह के एरा में सिचुएटेड थे मिल्टन। चार्ल्स वन का रेन आता है 1625 से 1649। ओके, ये चार्ल्स वन रेन करते हैं, ये मोनार्की के सपोर्ट में थे। फिर इंग्लिश सिविल वॉर होता है, जो बेसिकली किस वजह से होता है, डीप एंड लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशंस बिटवीन द मोनार्की एंड द पार्लियामेंट। ये हमने बात कर ली। चार्ल्स वन बिलीव्ड इन मोनार्की, इसके बारे में बात कर ली। वो किंग्स में बिलीव करते थे, एब्सोल्यूट टैक्सेस और रिलीजन पे एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए राजा का, ये वो कहते थे। बेसिकली मोनार्की जिस सिस्टम से वो बिलोंग करते थे, वो ये कहता था। पार्लियामेंट इनकी पावर लिमिट करना चाहता था। पार्लियामेंट का कहना था कि जो लोग हैं, जो बेसिकली जो प्रजा है, उनको बेसिकली एक ऐसा मोनार्क नहीं चाहिए जो सब कुछ कंट्रोल करे। ठीक है, तो इस वजह से सिविल वॉर हुई, दो भागों में इंग्लैंड बट गया था उस टाइम पे ब्रिटेन। इंटररेग्नम या कॉमनवेल्थ का पीरियड वही पीरियड होता है जब बेसिकली मोनार्की नहीं थी और प्यूरिटन एज था। ओलिवर क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल, रिचर्ड तो थोड़ा टाइम कम आए थे, ओलिवर ज्यादा टाइम के लिए आए थे। तो ये प्यूरिटन एज है, ठीक है। और चार्ल्स टू का रेस्टोरेशन हुआ फिर से। ठीक, तो ये हमने बात कर ली। देखो कंट्री दो दो भागों में डिवाइड हो गई थी। रॉयलिस्ट, जिन्हें कवालियर्स कैवेलियर्स कहा जाता है, बेसिकली कैवेलियर पोएट भी हम पढ़ेंगे, ये किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे। और पार्लियामेंटेरियंस था एक ग्रुप, राउंड हेड्स जिन्हें कहा जाता है, जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। तो 3 फेजेस में वॉर चला, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई अपनी, ठीक है, बैटल से, डिजीज से, ठीक है। फिर चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हुआ, जो बहुत शॉकिंग था। इंग्लैंड रिपब्लिक बन चुका, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मिल्टन जो थे ना, अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मिल्टन रिपब्लिक जो उस टाइम पे, अब देखो सरकार से एसोसिएटेड है, एक सॉर्ट ऑफ ये समझो, सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे तुम कह लो, जो प्यूरिटन्स है, ऑलिवर क्रॉमवेल वगैरह है, तो उनके लिए अगर काम कर रहे हैं ना, तो कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा प्यूरिटन आइडियोलॉजी का, ठीक है। तो ये खुद भी बहुत ज्यादा उस चीज से वो थे इंस्पायर्ड, जब भी हम पता चलेगा क्यों थे। तो बेसिकली लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट ये सर्व कर चुके थे, प्रोपेगेंडिस्ट थे रिपब्लिक के लिए। बेसिकली रिपब्लिक की जो आइडियोलॉजी है वो इसमें बिलीव करते थे और इसको प्रमोट करते थे। और इनकी जो मैच्योर्ड एज है पोइट्री की, जिसमें इन्होंने बहुत मैच्योर लेवल की पोइट्री लिखी है, वो 1660 से 74 के बीच में लिखी है। देखो 1660 में रेस्टोरेशन हुआ था, ठीक है। अब देखो इस एज में फीचर्स कैसे हैं, शॉर्टर पोएम्स आ रही हैं, मैंने पहले बता दिया। पोइट्री बहुत लंबी लंबी नहीं लिखी जा रही है, रोमांसेस नहीं है, पैशन नहीं है, रियलिज्म में फोकस्ड है। तो थोड़ी बहुत पोइट्री एग्जिस्ट कर रही है, वो भी लिरिक फॉर्म में। प्रोज का राइज हो रहा है, ड्रामा का कोलैप्स हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग एलिजाबेथन एरा से निकल के आए हैं और ड्रामा का कोलैप्स हो रहा है। देखो हर एक जो टाइप है ना लिटरेचर का, वो उसके एरा से इन्फ्लुएंस होगा। प्रोज का राइज क्यों है, क्योंकि इसमें रियलिज्म ज्यादा अच्छे से डिपेक्ट होगा। अब देखो मिल्टन की लाइफ के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये चर्च में जाना चाहते थे, ओके, चर्च में ही जा रहे थे। जेम्स जॉयस भी इसी तरह, वो भी प्रीस्ट बनने जा रहे थे, बट ही डिड नॉट एंटर चर्च। मिल्टन डिड नॉट एंटर चर्च, क्यों? क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ कि इंग्लैंड के चर्च में आर्च बिशप, देखो वही बिशप्स वाली बात है, जो आर्च बिशप जो सबसे प्रोमिनेंट बिशप होते हैं, सबसे प्रोमिनेंट प्रीस्ट होते हैं, उनका डोमिनेंस उनको रियलाइज हुआ चर्च ऑफ इंग्लैंड में। तो इन्होंने 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने कहा, लॉर्डियन चर्च बेसिकली जो आर्च बिशप उनके नाम से एसोसिएटेड है, आर्च बिशप लॉर्ड, ठीक है। तो ये इन्होंने इस वाले वर्क में कहा कि प्यूरिटन आइडियोलॉजी ज़्यादा बेहतर है लॉर्डियन आइडियोलॉजी से। लॉर्डियन आइडियोलॉजी मतलब ये समझ लो कि बिशप्स जो हैं, प्रीस्ट जो हैं, उनका डोमिनेशन चर्च में ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे भी बाइबल की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस वाले आइडियोलॉजी में। प्यूरिटन आइडियोलॉजी कहती है कि बाइबल की इंपॉर्टेंस है। तो इन्होंने कहा, मिल्टन ने इस वाले वर्क में कहा ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड में, कि सेंट्रलिटी ऑफ द स्क्रिप्चर होनी चाहिए, मतलब बाइबल की सेंट्रलिटी होनी चाहिए। ओके, फिर आया प्यूरिटन्स हु वांटेड टू प्यूरिफाई द चर्च ऑफ कैथोलिक एलिमेंट्स। देखो वही बात आ गई, प्यूरिटन्स कौन थे, जो कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक, जो स्ट्रिक्टली कैथोलिक एलिमेंट्स हैं, उसको हटाना चाहते थे।
और लॉडियंस कौन थे? जो बहुत ही हायरार्कियल फॉर्म ऑफ वर्शिप को, बहुत ही मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो पुराने सालों से चला आ रहा है ट्रेडिशन, उसको मेंटेन होना चाहिए वो। ओके, तो ये बिलीफ होता था। ओके, दिस कॉन्फ्लिक्ट प्लेड अ की रोल इन टेंशंस दैट लेड टू द इंग्लिश सिविल वॉर। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यही इंग्लिश सिविल वॉर को बेसिकली जन्म देता है। प्योरिटन्स जो बिशप्स को इम्पोस्टर्स कहते थे, ठीक है, मतलब कि आप कुछ हो और आप कुछ और दिखा रहे हो बेसिकली। आप गॉड और हमारे बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए। बाइबल में जो लिखा है हम सब वही पढ़ेंगे और हम सब वही फॉलो करेंगे। वी डोंट नीड प्रीस्ट्स। मिल्टन विल गो ऑन टू डिफेंड द पार्लियामेंट एंड देन द क्रॉमवेल्स, ये बात हमने कर ली। और प्रेस्बिटेरियन चर्च बेसिकली एक तरह का चर्च होता था जो प्रोटेस्टेंट टाइप ऑफ चर्च या क्रिश्चियनिटी का एक छोटा सा भाग था। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? यही कहती है बेसिकली, एक ही जैसा है कि जो कैथोलिक एलिमेंट्स है उसको प्योरीफाई होना चाहिए। चर्च में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस आ गया प्रीस्ट्स का, जो प्रीस्ट अपने हिसाब से रिलीजन को अपने अपने उससे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हटाओ। तो प्रेस्बिटेरियन चर्च बेसिकली ऐसा चर्च है जो गवर्नेंस बेसिकली एल्डर्स होते थे, जिसमें कॉमन मैन और प्रीस्ट दोनों मिलके ये चर्च चलाते थे। इसे प्रेस्बिटेरियन चर्च कहते हैं, कहीं आएगा तो समझ जाना। तो बेसिकली जो मिल्टन है वो रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की के अगेंस्ट रहते थे। अब देखो हम लोग पोएम में आते हैं। तो मिल्टन ने ना अपनी आईसाइट खो दी थी। पहले ये जानो थोड़ा सा बैकग्राउंड पोएम के बारे में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका नाम है इस वाली सोनेट का, बट इसका एक्चुअल नाम व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड था। ठीक है, ये मिल्टन की 1673 में जब पब्लिश हुई थी पोएम्स, उसमें ये बेसिकली टाइटल था। बाद में थॉमस न्यूटन बेसिकली एक तरह के एडिटर थे मिल्टन के वर्क्स के, और बिशप भी थे। ठीक, इन्होंने इस पोएम का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिख दिया था, कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो मिल्टन ना उनकी आईसाइट कमज़ोर होने लगी थी 1650s के अराउंड, और 1652-53 में ऑलमोस्ट बेसिकली बहुत ख़राब हो चुकी थी। 44 ईयर्स ओल्ड थे उस टाइम पे, कहीं कहीं 52 है, कहीं 53 है, बट 52-53 ऐसे ही जान लो। 50s में, 1650s के अराउंड में, अर्ली 1650s में उनकी आईसाइट कमज़ोर होने लगी थी। और यही इस पोएम का सेंट्रल थीम है, लॉस ऑफ विजन। अब ये विजन स्पिरिचुअल भी है, ये विजन फिजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किस तरह की पोएम है? पेट्रार्कन सोनेट। अब देखो पेट्रार्कन सोनेट किस टाइप की होती है? 14 लाइन में डिवाइडेड होती है, जिसमें 8 लाइन ऊपर की ऑक्टेव कहलाती है और 6 लाइन नीचे की सेस्टेट कहलाती है। ये 8 और 6 लाइनों का भाग होता है, और बीच में यहाँ मैंने लिखा नहीं है, वोल्टा आता है। वोल्टा एक बेसिकली टर्निंग पॉइंट होता है पूरी की पूरे पोएम में। इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक राइट जो तुम्हारा स्पीकर है उसके परसेप्शन में या पूरी की पूरे पोएम में थोड़ा सा शिफ्ट आता है, उसी शिफ्ट या टर्निंग पॉइंट को वोल्टा कहते हैं। इसमें भी आएगा। ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए ऐसे चलती है। सेस्टेट की थोड़ी वेरी करती है, कभी सी डी हो सकती है, कभी सी डी सी डी हो सकती है। ऐसा ही कुछ होगा, बट मतलब इस तरह से कुछ राइमिंग डिफरेंट होगी। ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में राइमिंग डिफरेंट होगी क्योंकि वोल्टा आ रहा है बीच में। तो अब तुम्हें थोड़ा सा फॉर्म और थीम पता चल गया। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें कि कब पब्लिश हुआ। बेसिकली बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, 44 में भी हो सकती है, 51, 52 में और 55 में भी हो सकती है। तो बहुत श्योरिटी नहीं है। पब्लिशिंग का टाइम मोस्टली 1673 माना गया है जब पहली बार पब्लिश हुई थी, और जो राइटिंग का टाइम एक्चुअली 1655 माना गया है। ओके, 1652 से 1655 के बीच में माना गया है कि इन्होंने कंपोज की थी। तो ये थोड़ा छोटा सा करेक्शन आप नोट कर लिएगा। ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है और बिब्लिकल एल्यूजन्स हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिब्लिकल एल्यूजन्स मतलब बाइबल से कुछ एलिमेंट्स उठाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखेंगे कैसे। अब देखो ये एक पोएम है, इसको पहले पॉज करके खुद पढ़ो। ठीक है, इसको पहले पॉज करो और खुद पढ़ो, मैं खुद भी पढ़वाऊंगी, बट फर्स्ट लेट अस रीड इट टुगेदर एंड देन यू ऑल्सो रीड इट। So, when I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, ere का मतलब before यहाँ पे होता है, ठीक है, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker, and present my true account, lest he returning chide मतलब डांटना, doth God exact day labor, light denied? I fondly ask. But patience, यहीं पे वोल्टा है, ठीक, patience. But patience to prevent that murmur soon replies.
God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, his matlab God. Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. A beautiful poem, okay? And what does it mean? Okay, तो अब देखो धीरे धीरे चलते हैं. When I consider how my light is spent, I कौन है? मिल्टन बता रहे हैं. When I consider how my light is spent, light का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? Faith, vision, work, time, purpose. बहुत सारे लोग लाइट का सिर्फ और सिर्फ मतलब आई साइट से लेते हैं, बट स्पिरिचुअल मीनिंग में आप जाओगे तो फेथ, विजन, वर्क, टाइम. अब देखो किसी की आई साइट लूज हो रही है तो खाली इस बात पे तो नहीं दुखी होगा ना कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. लिखना उनका लाइफ के पर्पस था. अगर तुम उनकी लाइफ के पर्पस से बेसिकली उनका प्राइमरी स्किल छीन लोगे, उनका बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, वो लिखते टाइम नहीं, ही इज नॉट एबल टू फोकस, इज नॉट एबल टू राइट वेल, तो फिर पर्पस छिनेगा ना. तो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये स्पिरिचुअल लाइट हो सकती है, विजन हो सकती है, फेथ, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट है. ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि गॉड ने ऐसा क्यों किया उनके साथ, ये भी ये फैक्टर हो सकता है. ओके. टाइम, टाइम मतलब अब देखो इस वाली लाइन से कनेक्टेड है. बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये कॉन्सोनेंस वाला फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है. जब तक बेसिकली जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइट, लाइट से टाइम भी हो सकता है, जैसे मेरी एज किस तरह से खर्च हो गई है, मेरे अभी आधे दिन भी पूरे नहीं हुए, 44 ईयर्स के हैं ये अभी, आधे दिन भी मेरे इस बड़े से विशाल वर्ल्ड में भी पूरे नहीं हुए हैं और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है. इन दो लाइन का ये भी मीनिंग हो सकता है कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में फेस कर रहा हूँ, मेरी लिखने की एबिलिटी धीरे धीरे जा रही है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपनी फेथ को कैसे एक्सप्रेस करूँ अब सबके सामने. ठीक है. तो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर हाफ, अब देखो किसी भी पोएम का बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, मैं 10 इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगी, आप अपने हिसाब से देखो कि कौन से ज्यादा फिट कर रही है, रिसर्च करो. ओके. सो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये समझ में आ गया कि मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. मेरी लाइट चली गई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरा विजन, मेरा पर्पस चला गया है, मेरे अभी आधे दिन भी पूरे नहीं हुए हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. डार्क वर्ल्ड, देखो पेसिमिज्म है. ओके. एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड. ठीक है, मेरा एक टैलेंट था मेरे पास, और जिसे हाइड करने में मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है, इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी टू हाइड इट. ओके. नाउ दैट टैलेंट रेस्ट्स विद मी यूजलेस. अब जिस टैलेंट पे मैंने अपना पूरी जिंदगी बेसिकली बिताई थी, वो बस मेरे साथ लॉज्ड है, मतलब वो मेरे साथ है, अब बस मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ. दिस इज द स्पिरिचुअल ट्रॉमा, द डिलेमा कि अब करें क्या. ठीक है. अब ये कंप्लेनिंग है ना, थोड़ा सा कंप्लेनिंग एक्शन है, तो ये किससे कंप्लेन कर रहे होंगे? खुद से या तो बता रहे होंगे, या तो गॉड से कंप्लेन कर रहे होंगे. अब फेथ वाला बंदा है तो गॉड से कंप्लेन करते हुए झिझक झिझक खाएगा. तो इसी वजह से अभी देखो क्या कहते हैं, दो माई सोल मोर बेट, मतलब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरे पास एक टैलेंट है जो यूजलेस पड़ा हुआ है अभी, जिसे छुपाते छुपाते मेरी बेसिकली आई एम ऑलमोस्ट डेड, मतलब आई एम जस्ट स्पिरिचुअली सो परप्लेक्स्ड. दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, लेकिन अभी भी मेरी जो आत्मा है, इट इज ओनली इंक्लाइंड टू सर्व यू माई गॉड, माई मेकर. यू आर माई मेकर, मैं आपको अभी भी सर्व करना चाहता हूँ, बट कैसे करूँ. ठीक है, ये डिलेमा है. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, मैं अपना ट्रू अकाउंट से मतलब क्या है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे बिब्लिकल अल्यूजन्स थोड़े से आएंगे, बट अभी मैं पहले एक बार सिंपली समझा दे रही हूँ, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट मतलब मेरी ट्रू फीलिंग्स, मेरी ट्रू फेथ. हु एम आई, मैं आपके लिए क्या करूँ ऐसा, ये मैं अभी भी करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सर्व यू. ठीक है. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. ठीक है. तो हमको अभी इनको यहाँ पे भी डर है. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे ये मीनिंग है कि मिल्टन कहते हैं कि मैं गॉड को अपना ट्रू अकाउंट देना चाहता हूँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने उनके दिए हुए टैलेंट्स, उनके दिए हुए गिफ्ट्स कैसे यूज़ किए, कैसे कैसे अपने टैलेंट को आगे बढ़ाया, क्योंकि अपने टैलेंट को बेसिकली जो गॉड ने आपको टैलेंट दिया है उसे आगे बढ़ाना ही गॉड की सबसे बड़ी सर्विस है, ये इस पोएम में बताया जाएगा. तो मिल्टन यहाँ पे कहते हैं कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ए रिटर्निंग चाइल्ड. लेस्ट ए रिटर्निंग चाइल्ड का ये मतलब है कि जैसे अभी आप पैराबल ऑफ द सर्वेंट्स पढ़ोगे तो उसमें ये दिखाएगा कि जो गॉड है वो अपने एक सर्वेंट को
उस सर्वेंट को जिसने अपनी गिफ्ट्स को अच्छे से यूज़ नहीं किया, अपने गिफ्ट्स को छुपा के रखा, गॉड उस पर्टिकुलर सर्वेंट को डांटते हैं। तो ये रेफरेंस है बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड का मतलब ये मेरा हाल भी, मुझे भी उसी तरह से गॉड मुझसे भी नाराज़ हो जाएंगे, तो ये मतलब है यहाँ पे। तो ये बिब्लिकल अल्यूजन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये फॉन्डरी, अब ये यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये गॉड क्या कहना है, बट ये गॉड नहीं कह रही, आई फॉन्डली आस्क। ठीक, ये खुद स्पीकर पूछ रहे हैं ये वाला सवाल, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। ओके, ये कह रहे हैं कि क्या गॉड एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे काम। ठीक है, क्या गॉड वही स्पिरिचुअल फेथ एंड डेडिकेशन मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अब लाइट डिनाइड से क्या मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे स्पिरिचुअल डेथ भी हो सकती है ऑथर की, मतलब स्पिरिचुअली उनको नहीं समझ में आ रहा है, फेथ का थोड़ा सा डिलेमा हो सकता है। ये भी एक मीनिंग निकल सकती है, बहुत सारी मीनिंग्स निकल सकती है, बट हम जब थोड़ा सा ब्लाइंडनेस से इसलिए कोइंसाइड हो रहा है बिकॉज उनके लाइफ में ये चीज़ इस टाइम पे ब्लाइंडनेस वाला फैक्टर था। ठीक, तो ये वाला लाइन समझ में आ गया। आई फॉन्डली आस्क, ये कहते हैं फॉन्डली उस टाइम पे, फॉन्डली का मतलब फूल होता था बेसिकली, आई आस्क लाइक अ फूल। ठीक है, यहाँ पे देखो वोल्टा आ गया, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वोल्टा आ गया, यहीं से तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो रहा है। अब कौन रिप्लाई कर रहा है, पेशेंस। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं बट पेशेंस एक तरह का बेसिकली सॉर्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं कहीं, हम लोग मैं बता रही थी क्या हो रहा है, प्रोसोपोपिया। ठीक है, प्रोसोपोपिया एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है, इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन होता है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या डेड पर्सन या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक वॉइस दी जाती है। ठीक है, एक पर्सोनिफिकेशन का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ठीक है, जिसे एक वॉइस दी जाती है। तो यहाँ पे कौन है, पेशेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पेशेंस आंसर कर रही है। ओके, स्पीकर के इनर कॉन्फ्लिक्ट का आंसर बता रही है, इसी लिटरेरी वाली डिवाइस को प्रोसोपोपिया कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कभी ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, बट देख सकते हो, याद कर सकते हो। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अच्छा इसके आगे जाने से पहले पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बिब्लिकल अलूजन्स वगैरह और थोड़ा सा मीनिंग और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा सिंपली समझ में आ गया, तो थोड़ा डीप जाते हैं। ओके, डीप जाना ज़रूरी है इस वाले उसमें। तो अच्छा ये देखना, लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, ये ओनली दिस इज ओनली लाइन इन दिस एंटायर सोनेट दैट ब्रिंग्स आयम्बिक पेंटामीटर। इस वाली लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर का बेसिकली यूज नहीं हो रहा है। ये क्या दिखाता है सिंबॉलिकली, कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसे, डिलेमा है। ठीक है, यहाँ पे एकदम से कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ा सा राइटर के सोल में। ओके, तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन। अब देखो, लाइट का मतलब क्या है मैंने बता दिया, फेथ, विजन, वर्क, टाइम, पर्पस, कुछ भी मीनिंग हो सकता है लाइट का, बट हम जब फैक्चुअली देखेंगे तो ब्लाइंडनेस से रिलेट उनके लाइफ में है। बट ब्लाइंडनेस एग्जिस्ट कर रही है तो वैक्यूम में नहीं करेगी ना। अगर आपको कभी चोट लग जाती है, आप बेड पे पड़े रहते हो, आप नहीं जा पा रहे हो कहीं पे, तो उस टाइम आपको ये नहीं दुख होता है कि मेरे पैर में चोट लगी, आपको ये भी दुख होता है कि मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पा रही या कर पा रहा जो मुझे स्पिरिचुअल पहले वो कर देती थी फुलफिलमेंट। जैसे अगर आपको साइकिलिंग पसंद है, आप नहीं कर पाओगे तो आपके लाइफ में एक क्राइसिस आएगा, उसी क्राइसिस के बारे में यहाँ बात हो रही है। ट्रू अकाउंट would refer to day of judgment, very important, to serve there with my maker and present my true account। ट्रू अकाउंट तो यहाँ पे डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट बेसिकली क्रिश्चियन बिलीफ में एक डे होता है जब बेसिकली ये बिलीव किया जाता है कि बेसिकली जीसस क्राइस्ट गॉड से एक हमारा आमना सामना होगा। ठीक है, बिलीवर्स का, और यहाँ पे जजमेंट होगी कि तुमने अपनी बेसिकली उस दिन सबका हिसाब किताब होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, गॉड सबका हिसाब किताब करेंगे, इसी को डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन निकल सकती है कि ये कह रहे हैं कि माई माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। उस जजमेंट डे पे बेसिकली अपने वर्क के थ्रू मैं उस जजमेंट डे के लिए खुद को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और उस जजमेंट डे के लिए मैं ट्रू अकाउंट अपना प्रिपेयर कर रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपने फेथ के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू उस जजमेंट डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और यही फेथ, यही वर्क्स मेरे, यही जो मेरी राइटिंग की एबिलिटी थी, ये मेरी जजमेंट डे में यही मेरा अकाउंट बनेगा गॉड के सामने, कि देखिए मैंने अपनी पूरी लाइफ आपके लिए सर्व की है। ओके, तो सोल इज बेंट मतलब, अच्छा सोल इज बेंट का ये भी मीनिंग हो सकता है, माई सोल इज इमोरल। बेंट मतलब क्या, क्रूकेड,
ठीक है, टूटी फूटी, यहाँ पे फिर से स्पिरिचुअल जो ब्रेक है, लीकेज है, स्पिरिचुअल डिलेमा है, वो फिर से दिख रहा है, सोल मोर बेंट। ओके, तो बट बेंट का मोस्टली मीनिंग ये दिखा रहा है कि माई सोल इज मोर इंक्लाइंड टू सर्व देयर विद माई मेकर। ये सब मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस रिसर्च पेपर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो टेक इट एज यू मे। ओके, तो मिल्टन की लाइन एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड शोज हिज एंजाइटी दैट नॉट यूजिंग हिज टैलेंट माइट बी सिंफुल। अच्छा, ये चीज एक बिब्लिकल अलूजन से रिलेटेड है। क्या होता था कि एक पैराबल ऑफ द टैलेंट्स है, ठीक है, पैराबल ऑफ द केव वगैरह भी सुना होगा। तो उस टाइम पे पैराबल ऑफ द टैलेंट बाइबल से क्रिश्चियनिटी से कनेक्टेड है, जिसमें एक स्टोरी है। ठीक है, एक मास्टर होता है, एक मालिक होता है जो अपने 3 सर्वेंट्स को थोड़ा थोड़ा पैसा देता है। ओके, कुछ मनी उस टाइम पे, बेसिकली टैलेंट का मतलब इस वाली पैराबल में मनी से है। तो एक जो पहला सर्वेंट होता है उसको 5 टैलेंट्स देता है, एक यूनिट ऑफ करेंसी मान लो। ठीक है, 5 टैलेंट देता है पहले वाले को, 2 देता है सेकंड वाले को, और 1 देता है थर्ड सर्वेंट को। यहाँ पे मनी है। ठीक, अब देखो पहले क्या होता है। मास्टर कहीं जाता है, अपनी उनके एबिलिटीज के हिसाब से उसने पैसा दे दिया उसको। मास्टर कहीं जाता है और फिर से दोबारा से नौकरों को बुलाता है, कहता है कि तुम अब अकाउंट बताओ। ये जीसस स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, तो वो मास्टर बोलता है कि तुम अब अकाउंट बताओ कि तुमने कैसे मैनेज, तुम्हें पैसा दिया था वो कैसे तुमने मैनेज किया। पहला सर्वेंट बोलता है कि उसने अपना पैसा डबल कर लिया और 10 टैलेंट बना लिया, 5 का 10 कर लिया, 5 इसको मिला था, इसने 5 का 10 कर लिया। सेकंड वाले ने इसके 2 टैलेंट को 4 कर लिया, 2 मिले थे उसने 4 बना लिया। जो तीसरा सर्वेंट है, वो इस डर से कि मतलब डर से, हेजिटेशन से, उसने जो 1 टैलेंट उसको मिला था उसने वो छुपा के रख लिया, और उसने खाली ओरिजिनल अमाउंट ही दिया। सो द मास्टर कॉल्स हिम विकेड एंड स्लॉथफुल एंड टेक्स अवे हिज टैलेंट। जो मास्टर होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसका टैलेंट छीन लेता है, और वो उसको दे देता है जो 10 टैलेंट उसके पास है। ठीक है, तो 10 टैलेंट वालों से ये खुश होता है मास्टर। इस पैराबल से ये कंक्लूड होता है विद वार्निंग दैट टू एवरीवन हु हैज मोर विल बी गिवन एंड फ्रॉम द वन हु हैज नॉट इवन व्हाट ही हैज विल बी टेकन अवे। अभी इसका ये लाइन छोड़ दो अभी। ठीक है, अब सिंपली ये समझो अभी इस वाली चीज में फिलहाल कि जो मास्टर है ना वो यहाँ पे गॉड है। ठीक, गॉड इज द मास्टर। ये अब हम इंसानों की बात हो रही है, ये मिल्टन की बात हो रही है। अब जब मैं इससे कनेक्ट करके बता रही हूँ, गॉड मास्टर है, उन्होंने मिल्टन को एक टैलेंट दिया। ठीक, और गॉड चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वेंट जो डबल नहीं कर रहा है, बेसिकली जो गॉड ने हमें एग्जिस्टिंग स्किल दिया है, गॉड की ये एक्सपेक्टेशन है तुमसे कि तुम्हारे साथ पास जो मैंने स्किल दिया, इट इज माई गिफ्ट टू यू एंड नाउ यू हैव टू यूज इट। ठीक है, तुम्हें अब उसे यूज करना चाहिए एंड उसे बेटर बनाना चाहिए। डबल करने का, ये लोग डबल क्यों कर रहे हैं, मतलब उसी गॉड की गिफ्ट को इन्होंने अच्छा माना, उन्होंने उसकी इज्जत रखी और अपने लाइफ में उस स्किल को और ज्यादा यूज किया, उस गिफ्ट को यूज किया। जैसे किसी का सिंगिंग टैलेंट है, तो जितना तुम, और उस इसीलिए कहते हैं ना आर्ट इज वर्शिप, जितना तुम उस टैलेंट को यूज करोगे, स्किल को यूज करोगे, दैट उतना ही भगवान तुमसे खुश होंगे। ओके, तो जो ऐसा इंसान रहेगा जो अपने टैलेंट को यूज नहीं करेगा, किसी डर से, किसी हेसिटेशन से छुपा के रखेगा, उसको कभी भी लाइफ में बरकत नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगा, फेथ से दूर रहेगा, गॉड से दूर रहेगा। इस पैराबल का ये मतलब है। तो यहाँ पे अल्यूजन यही है इस वाले लाइन का, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। मतलब दिस इज माई टैलेंट टू राइट बट आई एम नॉट एबल टू राइट। एंड ये बिब्लिकल अल्यूजन हो सकता है कि अगर मैं इसे छुपा रहा हूँ, देखो हाइडिंग, वहां पे भी हाइड कर रहा था वो सर्वेंट। अगर मैं इस टैलेंट को छुपा रहा हूँ तो क्या गॉड मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो डर है, चाइल्ड, देखो यहाँ पे भी स्कोल्डिंग का डर है। ठीक है, तो ये डर है इनका, इस वाले पूरे पूरे ऑक्टेव में इनका डर दिख रहा है कि क्या होगा, कहीं गॉड मुझे रिजेक्ट ना कर दे। ओके, तो ये समझ में आ गया। हाउ वुड ही अ ब्लाइंड पोएट बी एबल टू सर्व गॉड्स विल। ये सोचता है, ये पूछता है, ये कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी सोचो कि मैं, ये ऐसे टाइम पे ये पोएम लिखी गई है जब सिविल अनरेस्ट चल रहा था। ठीक है, सिविल वॉर वगैरह चल रहा था। मैन सर्च फॉर मीनिंग, मतलब कहीं ऐसा तो है नहीं कि ये कोई राइटर है, ये बिल्कुल ही एकदम अनअफेक्टेड रहेंगे उस तरह के टाइम से, चाहे वो जितना भी वो फेथ से कनेक्टेड हो, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। तो हो सकता है ये भी एलिमेंट इनके वर्क में दिखा हो, थोड़ा सा डिलेमा हो इनके वर्क्स में कि क्या कहाँ जा रही है, मतलब फेथ के ऊपर क्वेश्चन हो। बट मेनली जो क्वेश्चन है ना वो यही है कि क्या मैं गॉड को कैसे सर्व करूं, अब मैं उस केपेबल हूँ भी कि नहीं कि गॉड को सर्व करूं।
डिनाइड सजेस्ट समवन टुक हिज साइड। तो अब देखो यहीं पे तुम्हारा कंप्लेनिंग वाला आ रहा है कि तुमने गॉड से ही कंप्लेन कर रहे हैं कि स्पीकर्स एंगर ओवर लूजिंग हिज साइड, वो एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी सब थीम है, एंड इज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस दिस एंगर एट गॉड। ये मैंने पहले ही बताया था कि वो थोड़ा एंग्री है, बट कैसे एक्सप्रेस करें, गॉड से कैसे नाराज हो, ये भी डिलेमा है इस वाले पोएम में। तो पैराबल ऑफ द टैलेंट्स कर लिया। अब देखो मेकर, द भागवत गीता सेज समथिंग सिमिलर एंड इन्वोक्स मिल्टन्स आइडिया ऑफ अ मेकर टू बी सर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेकर वाला पॉइंट आया ना इस वाले वर्क में, टू सर्व देयर विद माई मेकर। ओके, मेरी लाइफ के एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि मैं अपने गॉड को सर्व करूं। तो भागवत गीता में भी देखो रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन्स में ये पॉइंट कोइंसाइडिंग है अपने गॉड को सर्व करने वाला। तो भागवत गीता में भी ये लिखा है, इन द बिगिनिंग द लॉर्ड ऑफ बीइंग्स क्रिएटेड ऑल मैन, भगवान ने सबको क्रिएट किया। तो ईच इज ड्यूटी डू दिस ही सेड एंड यू शैल प्रॉस्पर, मैंने तुम्हें एक ड्यूटी दी है, उसको करो एंड यू शैल प्रॉस्पर। ठीक है, तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। ठीक है, तो सेस्टेट, अब देखो यहीं से तुम्हारा वोल्टा आ गया, ये चीज याद रखना। पेशेंस, जब ये आई फॉन्डली आस्क के बाद में वोल्टा है, जब ये पेशेंस से पूछ रहा है, पेशेंस रिप्लाई करती है। ठीक, क्या रिप्लाई करती है, सेस्टेट ऑनवर्ड्स क्या हो रहा होता है पहले ये देखो। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर मतलब डाउट। ठीक, यहाँ पे आएगा मर्मर का मतलब यहाँ पे डाउट से रिलेटेड है। ठीक, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, टू प्रिवेंट दैट डाउट, टू प्रिवेंट दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन माई सोल। ठीक है, फिर से रिप्लाई करती है, यहाँ देखो मैंने बता ही दिया कि लिटररी डिवाइस है। रिप्लाई करती है, गॉड डॉट नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड को नहीं चाहिए तुम्हारा काम या तुम्हारा जो भी तुम उनके लिए डेडिकेट कर रहे हो। ओके, ही डज नॉट नीड योर वर्क, ही डज नॉट नीड वॉट यू डू फॉर हिम। ठीक है, उनके लिए क्या मैटर करता है ये। अब देखो पेशेंस रिप्लाई कर रही है बेसिकली जो स्पीकर है उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो पेशेंस, पेशेंस ऐसे तो उठा के लिखा नहीं होगा राइटर ने। ठीक है, पोएट ने पेशेंस वर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज ब्लाइंड हो रहे हैं, आईसाइट लूज हो रही है, तो अनईजीनेस है माइंड में भी, स्पिरिचुअली भी बहुत अनईजीनेस है। ठीक है, फिजियोलॉजिकली अनईजीनेस है, तो पेशेंस, ही इज टेलिंग दैट टू हिमसेल्फ थ्रू दिस पॉइंट कि तुम्हें पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस रिप्लाई करती है, गॉड doth not need either man's work or his own gifts, गॉड को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा काम नहीं चाहिए। गॉड को क्या चाहिए, who best bear his mild yoke they serve him best। अब देखो यही से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, माइल्ड योक से क्या मतलब है, ये बिब्लिकल allusion है। देखो माइल्ड, देखो माइल्ड मतलब क्या होता है, जेंटल। ओके, योग बेसिकली एक वुडन हार्नेस होता है, जैसे ऑक्सन जो होती है खेत वेत में जोतने के टाइम पे उनके कंधों पे तुमने देखा होगा एक लकड़ी का कुछ ऐसा रख दिया जाता है जो उन दोनों को साथ में जोड़े रखता है। ठीक है, और वो इधर उधर नहीं भागती हैं। ठीक है, तो एक साथ भागती हैं और खेत वगैरह में एग्रीकल्चर में काम आती हैं। तो दो ऑक्सन को जोड़ने रखने वाला जो हार्नेस होता है, जैसे घोड़े के ऊपर पहनाया जाता है उसी तरह का हार्नेस, उन दोनों के ऊपर जिसे बेसिकली इस हार्नेस को योग कहते हैं। मेटाफोरिकली क्या है, अब देखो भारी होता है तो इसका मेटाफोरिकली मीनिंग क्या है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हार्नेस क्या करता है, इट इज डिजाइन टू लिमिट द एनिमल्स मोबिलिटी, उसके चाल को बेसिकली धीमा कर देता है, उसकी मोबिलिटी को मतलब मूव करने की क्षमता को, इधर से उधर जाने की क्षमता को रोक देता है, सो दैट दे वॉक टुगेदर इन द डायरेक्शन इन विच द फार्मर वांट्स देम टू गो। फार्मर इज वॉट हियर, गॉड। एनिमल कौन है, तुम हो, मतलब इंसान है यहाँ पे। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे है माइल्ड योग से एक और यहाँ पे मीनिंग देख लो। बाइबल में क्या मीनिंग है, माइल्ड योग का ये मीनिंग है, बेसिकली कहा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट में जूइश जो लोग थे उनको बेसिकली ये था कि तुम्हें बहुत सारे लॉज फॉलो करने हैं। ठीक है, जीसस ने माइल्ड योग का एग्जाम्पल लिया, मेटाफर लिया था कि तुम्हें सिर्फ दो चीजें फॉलो करनी है। जीसस ने ये कहा था, love God and love each other. This is what Jesus says. Jesus said that religion is very simple. तुम्हें भगवान से प्यार रखना है और एक दूसरे से प्यार रखना है। This is the only thing that you have to do. My yoke is easy and my burden is light.
सो गॉड हियर इज सेइंग दैट द बर्डन ऑफ हैविंग फेथ इन मी, मुझ में विश्वास रखने का तुम्हारे ऊपर बस यही बर्डन है कि तुम्हें मुझसे प्यार करना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, और तुम्हें अपने आसपास के लोगों से प्यार रखना है। इसी वजह से मुझ में जो फेथ रखने का बर्डन है, जो मुझ में फेथ रखने का योग, बेसिकली यही मतलब है यहाँ पे, वो बहुत लाइट है। एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कैरी। योग हियर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेथ, मुझ में भरोसा रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे योग कह रहे हैं। एंड ये जो योग है, ये जो बर्डन है, दिस इज़ जस्ट अबाउट प्योर लव। ठीक है, इसका मतलब यही है कि तुम्हें मेरे पास आने का तरीका बहुत इजी है, बहुत लाइट में तुम्हारा बर्डन है। जस्ट लव गॉड एंड लव ईच अदर। द योक एंड बर्डन ऑफ जीसस वाज बोथ फॉरगिविंग एंड लाइट। ठीक है, माइल्ड योग से बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है माइल्ड योग से? बेयर इज माइल्ड योग मीन्स टू फॉलो जीसस टू कमांडमेंट्स। प्यार करो भगवान से और एक दूसरे से प्यार करो। यही बस गॉड की एक्सपेक्टेशन है। अब देखो, इतना समझ में आया क्या मतलब हुआ? अब फिर से पढ़ो। गॉड डॉट नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, दिस इज नॉट व्हाट गॉड नीड्स, यू आर रॉन्ग। ये बता रही है पेशेंस। हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड योग। माइल्ड योग समझ में आ गया? माइल्ड योग का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। खुद से प्यार, एक दूसरे से प्यार करो और भगवान से प्यार करो। दे सर्व हिम बेस्ट। जो इन दोनों बातों को फॉलो कर लिया, वो ही सबसे ज्यादा बड़ा फेथ रखता है गॉड में, वही सबसे ज्यादा बेटर गॉड को सर्व कर रहा है। हिज स्टेट इज किंगली, वो एक राजा है, उनको तुम क्या ही दे दोगे? वॉट कैन यू गिव हिम? ठीक है, तुम उनको क्या दे दोगे जो उनके पास नहीं है? उनके पास तो थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, मतलब उनके बोलते ही उनके लिए अभी भी ऐसे थाउजेंड्स है जो उनके लिए काम कर रहे हैं। लैंड एंड ओशन, कोई बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है उनके सर्वेंट्स के लिए। उनके लिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बिना रेस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं उनके लिए। बट इन सब के बीच में भी दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, दिस डज नॉट मीन कि इतने सारे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना है, तुम्हें भागना नहीं है फेथ के लिए। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी जो सिर्फ भगवान के लिए बेसिकली, भगवान के लिए जो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा में पेशेंस है, उनकी श्रद्धा में स्पिरिचुअलिटी है, उनकी श्रद्धा में बिलीफ है। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं, जो पीस एंड हार्मनी रखते हैं। ठीक है, जो भगवान की बातों को बेसिकली फॉलो करते हैं, दे ऑल्सो सर्व। ठीक है, ओनली स्टैंड एंड वेट। तुम्हें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक जगह अपना काम करना है। मेरे गिफ्ट्स को, गॉड कह रहे हैं कि मेरे गिफ्ट्स को अच्छे से प्रॉस्पर करो अपनी लाइफ में, मेरे गिफ्ट्स को यूज करो। मुझ में श्रद्धा रखो, आसपास के लोगों में श्रद्धा रखो, आसपास के लोगों से प्यार करो, मुझसे प्यार करो। एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, nothing magnanimous you have to do. You just have to stand and wait, and you serve me in that manner too. This is what the poem is all about, this is what the sonnet is all about. ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। अब देखो, समझ में आ गया तो बहुत आसान होगा समझना। मिल्टन हैज अ चेंज ऑफ थॉट, ये सेस्टेड ऑनवर्ड्स, मतलब जो वोल्टा खत्म होता है, पेशेंस के बारे में पेशेंस जब इसे समझाती है, ये मिल्टन का ही चेंज ऑफ थॉट है। ऑब्वियस सी बात है ना, पेशेंस के फॉर्म में मिल्टन ही खुद को समझा रहे हैं। तो मिल्टन हैज अ चेंज ऑफ थॉट एंड ही स्टार्ट्स बिलीविंग कि अभी भी गॉड, उनका वर्क, मिल्टन का वर्क, गॉड चाहते हैं कि मिल्टन अपना काम करे डिस्पाइट हिज रैपिडली डिटेरियोरेटिंग साइट। ठीक है, तो भले उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, बट दैट डज नॉट मीन दैट मिल्टन हैज बिकम यूजलेस फॉर गॉड। गॉड अभी भी चाह रहे हैं, गॉड का ही किया हुआ है ना ब्लाइंडनेस, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा मतलब ये नहीं है ना कि मतलब दिस इज समथिंग दैट हैज एंडेड हिज लाइफ। ठीक है, तो अभी भी गॉड चाह रहे हैं कि मिल्टन अपना काम करे, ये मिल्टन को रियलाइज होता है। ठीक है, वो पहले, देखो पहले वो बहुत ही डरे हुए थे, क्वेश्चन कर रहे थे गॉड को कि गॉड ने मेरे साथ क्या कर दिया। और अगर मैं गॉड को क्वेश्चन करूंगा तो ब्लास्फेमी तो नहीं होगी, मतलब बहुत बड़ा पाप तो नहीं होगा, और कहीं ऐसा ना मान लिया जाए कि मेरी फेथ है ही नहीं गॉड में। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट से वो पहले वाले ऑक्टेव वाले सेक्शन में जूझ रहे हैं, पहले 8 लाइन में। बट जैसे ही वो पेशेंस उनको बताती है, तो उनका थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, ये हमने बता ही दिया। बेयर मीन्स टू कैरी, एक्सेप्ट, इंड्योर, सबमिट। ठीक है, बेयर, माइल्ड, योग। अब देखो तीनों का मतलब समझ में आ गया। योग मतलब बर्डन, माइल्ड मतलब जेंटल। मेरा बर्डन, गॉड कहते हैं मेरा बर्डन, मुझे फॉलो करने का बर्डन बहुत जेंटल है। ठीक है, दो बातें जो मैंने बताई, और तुम्हें बस उसी को एक्सेप्ट करना है, कैरी करना है, इंड्योर करना है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी
डेडिकेशन है मेरे लिए। इट इज डिजाइन टू लिमिट, ये तो हमने देख ही लिया। मर्मर का मतलब डाउट है, हमने देख लिया। योग बाइबल में क्या है? योग सिंबलाइजेस सर्विट्यूड, ओबीडियंस एंड सबमिशन टू गॉड। योग का सिंबल क्या है? सबमिशन टू गॉड, सर्विस देना गॉड को, ओबीडियंट रहना गॉड को। Just as oxen are yoked together to work in harmony, believers are called to be yoked with Christ and follow his teachings. Yoked का मतलब ये भी है कि जिस तरह जो दोनों ऑक्सन हैं उनको जोड़े रखता है, ठीक है, उस वो जो योग है उन्हें जोड़े रखता है, उसी तरह जब क्राइस्ट और उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो फेथ रखते हैं, क्राइस्ट और उन दोनों का जो मिलन है, आपस में जो उनका बेसिकली जो रिलेशनशिप है, उसे कहते हैं योग्ड होना। मतलब क्राइस्ट एंड हिज फॉलोवर्स आर योग्ड विद ईच अदर, जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े रहना। योग का मतलब यहाँ पे जुड़े रहने से है, ठीक है। तो माइल्ड योग का मतलब हमने देख ही लिया। माइल्ड योग इज एन अल्यूजन टू द बाइबल, ये अल्यूजन वर्ड याद रखना। माई योग इज ईजी, माई बर्डन इज लाइट, दिस यू कैन कोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पढ़ ही लिया कि ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यूइश लोगों को रिक्वायरमेंट थी कि 600 से ज़्यादा ऐसे कुछ रिलीजियस लॉज फॉलो करें, बहुत स्ट्रिक्ट था सब कुछ। जीसस ने खाली कह दिया कि तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करनी है, तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करनी है, लव गॉड एंड लव ईच अदर। Thus the yoke and burden of Jesus was both forgiving. Jesus बहुत forgiving है, he died for our sins. ठीक है, it is both forgiving and light. ठीक है, nothing big you have to do, just follow my two things. To bear his mild yoke means to follow Jesus's two commandments. Okay, तो अब देखो, पोएम में डिलेमा है, ये वाली चीज़ के बारे में हमने बात कर ली। बट जब पेशेंस का कंफर्मेशन आता है कि सुनो, कंडीशंस ऑफ लाइफ इन नो वे लिमिट सर्विस, तुम्हारी लाइफ में भी जो कंडीशन है, इट इज़ नॉट द थिंग दैट विल लिमिट यू सर्विस। मतलब जो तुम्हारी लाइफ में भी हो रहा है, इट इज़ नॉट समथिंग जो तुम्हारी फेथ तुमसे छीन लेगा। ओके, दे आर द मीन्स ऑफ सर्विस। ठीक है, जो तुम्हारे साथ अभी हुआ है, इट इज़ ऑल्सो गॉड्स डूइंग। अच्छा बुरा सब कुछ गॉड का डूइंग है। एक बुरा हो रहा है तो तुम्हें शायद नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग स्पीड एंड पोस्ट, जो लोग भाग रहे हैं, जो लोग कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं इधर उधर, बेसिकली गॉड के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइंड कर रहे हैं, वो भी सर्व कर रहे हैं। और जो बैठे हैं अपने लाइफ में, बेसिकली गॉड के गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, गॉड के बारे में आइडियाज़ प्रमोट कर रहे हैं, उनकी जो गॉड की महानता उसको बारे में लोगों को प्यार से समझा रहे हैं, वो भी सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम अपनी लाइफ में क्या कंडीशन रहे तुम्हारी, ये कभी भी नहीं डिटरमाइन करेगा कि तुम गॉड के कितने करीब हो। सो मिल्टन गोज फ्रॉम रिजेक्शन टू एनलाइटनमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है मिल्टन का। ठीक है, वो पहले सैड थे, फिर एनलाइटेंड हो गए। स्टैंड एंड वेट, अब देखो स्टैंड एंड वेट्स क्या है? स्टैंड एंड वेट से मतलब क्या? पेशेंस। पेशेंस वाला, इसीलिए ये वाला कैरेक्टर लिया गया है, पेशेंस वाला। पेशेंस ही इनका आंसर है। स्पीकर जो हमारे हैं उनका आंसर पेशेंस है, कि धैर्य रखो। पेशेंस रिलीव्स द स्पीकर्स एंजाइटी, पेशेंस स्पीकर हमारे मिल्टन जी की एंजाइटी कम कर देती है, और ये बताती है कि इट इज़ ओके, कि आप डिवाइन इंस्पिरेशन को के लिए वेट करो, और आप वेट करो कि गॉड आपको बताए कि आगे क्या करना है। तो पेशेंस ऑब्वियस कुछ कुछ ये भी इंटरप्रिटेशन है इस पोएम की, कि राइटर्स ब्लॉक एंड ऑक के बारे में, कि नहीं उनको पता आ रहा है मिल्टन को कि अब क्या लिखें। ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशन है उनके साथ, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखें। ठीक है, और उनकी फेथ पे क्वेश्चन है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात कर। ओके, तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है इस वाले वर्क की, तो इस व्यू से भी आप इसको रीड कर सकते हो। ओके, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हो गया, टेल्स हिम व्हाट गॉड वांट्स हिम टू डू। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं इस वाले पे। This line draws from the Calvinist belief in the predestination. Unlike ये वाली जो line है, God does not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mind yoke, they serve him best. तो कैल्विनिस्ट डॉक्ट्राइन भी, सॉरी बिलीफ भी, एक बिलीव होता है वेस्टर्न उसमें थियोलॉजी में, ये कहता है। कैथोलिक डॉक्ट्राइन बेसिकली क्या कहता है, पहले ये देखो कि आप ये डिसाइड कर सकते हो, बेसिकली अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप अपने सोल के लिए रिपेंट कर सकते हो। वो कन्फेशन वाला देखा होगा ना मूवीज में, कि अगर आप रिपेंट कर रहे हो अपने सोल के लिए तो आपके सोल को फॉरगिविंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको बेसिकली आप कहाँ जाओगे, आपका गॉड के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये सब चीज़ें आपके रिपेंटेंस पे डिपेंड करेंगी। कुछ भी आपने सिन किया हो, आप रिपेंट करो एंड यू विल बी क्लोज टू क्राइस्ट। बट कैल्विनिस्ट का कहना है कि आपका जो बेसिकली काम है अर्थ पे, आपके जो कर्म है अर्थ पे, जो आपके कर्म है वो आपको नहीं बचा सकते।
आपका जो लेखा जोखा वो पहले से लिखा हुआ आ रहा है, आपको अगर हेल मिलेगा या हेवन मिलेगा ये आपके बर्थ पे ही डिसाइड हो रहा है। तो ये कैल्विनिस्ट बिलीफ है। तो गॉड देयरफॉर डिड नॉट नीड मैन्स वर्क्स बिकॉज ओनली बिलीफ रिवील्ड वंस इंटरनल पाइटी। मतलब आप बर्थ पे आपका बेसिकली क्या बिलीफ सिस्टम रहा है और आपका इंटरनल प्योरिटी कितनी है ये आपके बर्थ से डिसाइड होते हुए आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी ले सकते हो कि पहले से डिसाइड पास्ट लाइफ में आपने क्या किया उस हिसाब से वगैरह। तो इस वजह से यहाँ पे इस लाइन का ये भी मीनिंग हो सकता है, गॉड डॉट नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। मतलब जो अंदर से अगर तुम प्योर होगे तो तुम्हें पहले से ही ये तुम्हारा डिसाइड होके आएगा दैट दिस पर्सन विल गेट हेवन। एंड अगर नहीं होगे तो कुछ भी कर लो, कितना भी रिपेंटेंस कर लो धरती पे, तुम्हें हेल ही मिलने वाला है। ठीक है। अब देखो कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, ये थोड़ा सा आंसर वगैरह में काम आ सकते हैं। His talent is not simply the specific poetic gift he has received. तो स्पीकर का जो टैलेंट है, it is not just the poetic gift, it is not just the writing capability जो गॉड ने दी है मिल्टन को। उनकी ब्लाइंडनेस भी गॉड का गिफ्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी फ्रस्ट्रेशन भी गॉड का गिफ्ट है। और जितनी भी चीज़ें उनके लाइफ में अभी हो रही है, सिचुएशन एंड कंडीशन उनके लाइफ की, वो सब गॉड का गिफ्ट है। क्यों? बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू बेसिकली इवॉल्व। ठीक है। सर्विस इज द यूज ऑफ वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। आप अपनी उस कंडीशन में अगर आप अच्छा रहोगे, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, तो कैरेक्टर इज वॉट यू बेसिकली हैव इन द डार्क, कैरेक्टर इज वॉट यू बी इन द डार्क एंड हैव इन द डार्क। ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तब आपकी रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसी है, और आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तब आपकी रिलेशनशिप कैसी है, ये बेसिकली गॉड का वो होता है। आपको अगर किसी बुरे टाइम के साथ वो अवगत करा रहा है, तो सर्विस इज यूज ऑफ वन सेल्फ। आप अपने कंडीशन में कैसे अपना यूज कर रहे हो गॉड को सर्व करने के लिए, ये बेसिकली इस नॉवल इस पोएम का एक थीम है। नॉवल निकल निकल रहा है बार बार मेरे मुंह से। The poem then becomes a depiction of the common man's spiritual journey. अब देखो मिल्टन बेसिकली इज अ माउथपीस फॉर द कॉमन मैन। ये कॉमन मैन का बेसिकली एक डिल्मा हो सकता है कि एक क्रूशल स्ट्रगल होती है जो हर अच्छा इंसान अपने लाइफ में बेसिकली इस डिलेमा से जूझता है। और पेशेंस बेसिकली पेशेंस बन के आंसर मिलता है। कॉमन मैन का स्पिरिचुअल जर्नी आप कह सकते हो इस पोएम में दिखाई गई है। दिस ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो गॉड इज डूइंग, हमने बात कर ली। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द सजेस्टेड रेपिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू द प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या है इसका, रुको बता रहे हैं। पूरी नॉवल, अरे यार, पूरी व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ठीक है, before half my days in this dark world and white and that one talent which is death to hide। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहीं पे ये पूछ रहे हैं। पेशेंस तुरंत रिप्लाई कर दे रहा है, रिप्लाइज रिप्लाइड नहीं है। ठीक, ये प्रेजेंट टेंस का मतलब है, पूरी पूरी की पूरी पॉइंट प्रेजेंट टेंस में चल रही है। ओके। तो ये मतलब है कि कहाँ गया, हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसी मोमेंट में उनको एपिफनी होती है, रियलाइजेशन होता है, एनलाइटनमेंट होती है। इस वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है। Eventually, by the time we reach the end of the poem, we realize that Milton believes very firmly that he is indeed carrying on with serving God like the angels। मतलब जब तक हम पहले वो बहुत डाउट में थे, बट जब हम लोग पोएम के एंड में आते हैं तब रियलाइज होता है कि मिल्टन को फाइनली यकीन हो गया है कि उनके अंदर भी वो कैपेसिटी अभी भी है कि वो अपने गॉड को सर्व करते रहें। तो एक शिफ्ट आता है एक पोएम में, ठीक है, नर्वस डिस्पेयर टू एन एडमिशन दैट गॉड इज बोथ द गिवर एंड द विथहोल्डर ऑफ गिफ्ट्स टू मैन। ठीक है, भगवान देता भी है और विथहोल्ड भी करता है, छुपाता भी है तुमसे गिफ्ट्स। दोनों चीजें भगवान के हाथों में, जो वो कर रहा है अच्छा कर रहा है। ये बेसिकली नॉवल का थोड़ा सा सब थीम, अरे यार पोएम का थोड़ा सा सब थीम है। इतना नॉवल पे वो कर लिया कि नॉवल नॉवल ही निकल रहा है। सो नर्वस डिस्पेयर से एडमिशन तक का सफर, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पीकर्स एंशियस एंड अपोलोजेटिक टोन, बहुत ही माफी मांगने वाली टोन है, फ्रस्ट्रेशन वाली टोन है, एंजाइटी वाली टोन है, स्ट्रेस वाली टोन है, बाद में कन्फर्मेशन वाली टोन में बदल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। Milton realizes that it is not man's work that pleases God, but the fact that a person is content एंड पेशेंट विद वॉट हैज बीन गिवन टू हिम। मिल्टन को ये रियलाइज होता है कि ये मेरा मतलब हम कौन है भगवान के सामने, तो हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए वो भगवान को प्लीज नहीं करेगा। ठीक है, बट इट इज द फैक्ट दैट ए पर्सन इज कंटेंट, वो पर्सन सेटिस्फाइड है और पेशेंट है। उसे भागना नहीं है कि मतलब मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। जो भगवान ने उसे दिया है
लालच नहीं उस इंसान के अंदर, जो भगवान ने उसे दिया है उसी को वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, इससे गॉड ज़्यादा खुश होंगे। इन अदर वर्ड्स व्हाट मिल्टन इज ट्राइंग टू से इज दैट यस, देखो गीता में भी यही लिखा है, तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तुम क्यों सोच रहे हो कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तुम बस अपना काम करो। ठीक है, वो आज नहीं तो कल मिलेगा। In other words, what Milton is trying to say is that he has served God with his sight intact and can serve him without sight as well. Very important. ये सबसे important बात है इस पूरे के पूरे लेक्चर की, कि इनको ये रियलाइजेशन होता है। ऑलराइट, ठीक है, तो वो साइट के साथ भी, और जब उनकी साइट कमज़ोर हो रही है तो भी उनके अंदर ये कैपेसिटी और फेथ है, और गॉड इतने एक्सेप्टिंग है कि वो अभी भी गॉड को सर्व करने के लिए, बेसिकली हर इंसान गॉड को सर्व करने के लिए इंटैक्ट है। ओके, फिर आता है, अच्छा इस पे जाने से पहले, बिब्लिकल अलूजन्स वाली लास्ट स्लाइड पे जाने से पहले एक चीज़ मैं भूल गई, कि देखो ये वाला ऐसा टाइम चल रहा है जब जो चर्च का कैथोलिक एलिमेंट है, मतलब जो प्रीस्ट वर्सेस बाइबल वाला जो चीज़ है वो चल रहा है। तो प्रीस्ट क्या कहते थे, बेसिकली जो बिशप्स में बिलीव था वो ये था कि हमें लोगों को गॉड तक जाने के लिए बिशप्स की ज़रूरत है, प्रीस्ट की ज़रूरत है, चर्च की ज़रूरत है। बट अभी जो मिल्टन वाला टाइम है, जो मिल्टन का बिलीफ है वो ये है कि प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, जो कॉमन मैन है वो बाइबल से कनेक्ट होकर डायरेक्टली गॉड से, गॉड तक जा सकता है। तो इस पोएम को तुम उस नज़रिए से भी देख सकते हो। ठीक है, कैसे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंडीशन ऑफ लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, मतलब एक कॉमन मैन है, उसके बेसिकली कंडीशन ऑफ लाइफ के बारे में बात है कि ब्लाइंड मैन है, कॉमन मैन है, जो प्रीस्ट नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, फ्लॉज है, बट फिर भी सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि दोज ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, द कॉमन मैन ऑल्सो सर्व्स मी, एंड द कॉमन मैन डज नॉट नीड टू बी एनीथिंग एल्स बट जस्ट अ कॉमन बिलीवर। ठीक है, तो इस थोड़ी सी पोएम को उस नज़रिए से भी पढ़ के देखना और खुद के इंटरप्रिटेशंस निकालना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई होगी आई थिंक। अब ये वाली लास्ट स्लाइड देखते हैं, बिब्लिकल allusions वाली। इसमें बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कि मिल्टन इन दिस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज एम्प्लॉयड बिब्लिकल फ्रेजेस, वी हैव डन दिस ऑलरेडी, टू रीस्टेट द टास्क ऑफ द क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन बेसिकली देखो वही रिलीजन वाली थीम आ गई, फेथ वाले राइटर है तो फिर से रिलीजन को, थीम को इम्पोज करेंगे रीडर के ऊपर, क्रिश्चियनिटी वाली इस थीम को री इम्पोज करने के लिए, रीस्टेट करने के लिए, कि स्टैंड एंड वेट, you have to stand and wait in acceptance and acknowledgement of God's love। stand और wait में ये भी बात हो सकती है डे ऑफ जजमेंट वाली। ऐसा कहा जाता है कि यू हैव टू वेट फॉर द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, और गॉड आएंगे और तुम्हारा जजमेंट करेंगे, तो स्टैंड एंड वेट का, वेट फॉर द डे ऑफ जजमेंट इन एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड्स लव फॉर हिज चिल्ड्रन। तो हमें ये बार बार रिमाइंड करना होगा अपने आप को कि गॉड लव्स हिज चिल्ड्रन इक्वली, इन अबाइडिंग फेथ इन हिज प्रोविडेंस। ठीक है, जो उनका बेसिकली जो वो करते हैं उसमें फेथ रखो, वो अच्छा बुरा दोनों सही मतलब करते हैं, जो करते हैं किसी रीजन से करते हैं, विद नो कंसेशन टू डिस्पेयर इवन इन वंस डार्केस्ट मोमेंट्स। तो अपने आपके लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा हो तब भी आपको डिस्पेयर की तरफ नहीं जाना है, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, नो कंसेशन टू डिस्पेयर मतलब थोड़ा सा भी मौका ना दो दुख को या फिर डिसबिलीफ को लाने का। ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड, दिस इज व्हाट मिल्टन इज सेइंग। ठीक है, ये बिब्लिकल allusions के थ्रू। तो दिस इज द entirety ऑफ द पोएम दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, एंड thank you so much for watching up until now. So thank you so much for watching up until now, and I'll see you in the next video.